जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 11 का जो चैप्टर में हिंदी के चैप्टर में है नाटक। उसमें से पहला चैप्टर कुहासा और किरण, जिसे विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। तो आइए सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि ये किस उत्तर प्रदेश के किस ज़िले के लिए है, ताकि आप अगर अन्य दूसरे ज़िले के रहें तो ये वीडियो आप ना देखें। बाकी जैसे आप मेरठ के हैं, आजमगढ़ के हैं, मुरादाबाद के हैं, बलिया के हैं, रायबरेली के हैं, झांसी के हैं, सुल्तानपुर के हैं, लखीमपुर के हैं, खीरी के हैं, बदायूं के हैं, पीलीभीत के, तो ये वीडियो आपके लिए है। अन्यथा अगर आप अन्य ज़िले से हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। रीज़न ये है कि फिर ये आपके सिलेबस में नहीं है, एग्ज़ाम में ये नाटक आपके सिलेबस में नहीं पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नाटक का देखेंगे सारांश यानी कथा वस्तु, तो उसके बाद हम नाटक की ओर चलेंगे। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित कुहासा और किरण में स्वतंत्र भारत के राजनीतिक सामाजिक जीवन से जुड़ी समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। भारत की राजनीति, शासन व्यवस्था, बुद्धिजीवी वर्ग, संपादक तथा अर्थव्यवस्था के आधार पर व्यापारी वर्ग तीनों एक दूसरे से मिलकर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस नाटक में इसी भ्रष्टाचार रूपी कुहासे का वास्तविक चित्रण किया गया है। विष्णु प्रभाकर ने इस नाटक में समाज के नेताओं, संपादकों तथा व्यापारियों के पाखंड एवं छद्मवेश को स्पष्ट किया है। स्वतंत्रता के उपरांत भारतीय समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, पाखंड एवं छद्मवेश में छाए हुए कुहासे को कृष्ण चैतन्य, विपिन बिहारी, उमेश चंद्र जैसे स्वार्थी चरित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो इस कुहरे को दूर करने के लिए देश प्रेम, कर्तव्य निष्ठा, आस्था एवं नवचेतना की किरणों को अमूल्य, सुनंदा, गायत्री जैसे चरित्रों के माध्यम से सामने लाया गया है, जो अन्याय के खिलाफ खड़े होकर कुहासे के प्रतिरूप भ्रष्टाचार को दूर करने का प्रयास करते हैं। यानी आपने इस कथावस्तु सारांश में समझा कि कुहासा जो नाटक है ये किस पर आधारित है, जिसे स्वतंत्र भारत की राजनीतिक, सामाजिक और शासन व्यवस्था पर आधारित है, जिसको तीन वर्गों ने मिलकर अपने स्वार्थ के लिए खूब उसका दुरुपयोग किया। ठीक, उसके बाद स्वतंत्र भारतीय भ्रष्टाचार, पाखंड को दूर करने के लिए कुछ लोग हैं जैसे कि कृष्ण चैतन्य, विपिन बिहारी, उमेश चंद स्वार्थी, ये सब स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए मतलब इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यहीं अपने यानी देश प्रेम के और अपने कर्तव्यनिष्ठ के लिए, कर्तव्य निष्ठा के लिए, आस्था के लिए, नवचेतना के लिए यहाँ पर सुनंदा, गायत्री जैसे चरित्रों का वर्णन किया गया है। तो ये था आपका कथा वस्तु यानी सारांश। अब आइए नाटक की ओर चलते हैं। देखिए, किसी भी चीज़ में हो, ये जो प्रथम अंक, प्रथम सर्ग दिया रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि प्रथम सर्ग के आधार पर कुहासा और किरण नाटक की कथा वस्तु यानी सारांश लिखे। प्रथम सर्ग के आधार पर या प्रथम अंक के आधार पर नाटक का चरित्र चित्रण कीजिए या नाटक की समीक्षा कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, ये पूछ लेता है। तो पहले अंक में क्या है, द्वितीय अंक में क्या है, तीसरे अंक में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या सर्ग में क्या है, ये इंपॉर्टेंट होता है देखना बच्चों के लिए। तो ये ना भूलें कि किस अंक में क्या है। तो चूँकि अगर पूछ लिया तो लिखना आपके लिए बड़ा सरल हो जाएगा अगर आपको पता होगा तो। देखिए, कुहासा और किरण नाटक की कथावस्तु सारांश। कुहासा और किरण नाटक की कथावस्तु कृष्ण चैतन्य नामक एक छद्म स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी की को सामाजिक प्रतिष्ठा का चित्रण करते हुए प्रारंभ होती है, जिसका वास्तविक नाम कृष्णदेव है, और जो मुल्तान में हुए 1942 के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध मुखबिरी करता था। वह अपने पाखंड से स्वयं को कृष्ण चैतन्य के नाम से स्वतंत्रता सेनानी एवं राष्ट्र प्रेम के रूप में प्रतिष्ठित कर लेता है। प्रथम अंक की कहानी कृष्ण चैतन्य के निवासी पर उसकी सेक्रेटरी सुनंदा एवं अमूल्य के वार्तालाप से होती है। अमूल एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र है। वह गरीबी एवं बेकारी में पड़ा है। सुनंदा उसे सिफारिश करवाकर कृष्ण चैतन्य के यहाँ रखवा देती है। दोनों कृष्ण चैतन्य की पृष्ठपूर्ति के अवसर पर स्वागत की तैयारियों में व्यस्त हैं। इसी समय कृष्ण चैतन्य आते हैं। दोनों उन्हें बधाई देते हैं। अमूल को
अपने अनिष्ट का कारण मानकर कृष्ण चैतन्य शंकित रहते हैं। उन्होंने अमूल्य को विपिन बिहारी के यहाँ संपादक नियुक्त करवा दिया है। कृष्ण चैतन्य को सरकार से 250 रुपये की पेंशन मिलती है और वे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में दर्शकों के सामने आते हैं। प्रभा अपने उपन्यास की कथा सुनाने के लिए कृष्ण चैतन्य के पास आई। उसी समय देशभक्त डॉक्टर चंद्रशेखर की विधवा अपने पेंशन के कागजों पर हस्ताक्षर कराने आई और मुल्तान में 1942 ईस्वी के आंदोलन तथा घटना का विवरण सुनाया, जिसे सुनकर कृष्ण चैतन्य घबरा उठे। प्रभा और मालती में वाक् युद्ध होने लगा। इस संघर्ष में कृष्ण चैतन्य सल्तनत खो बैठे। वे प्राचीन घटनाओं को याद करके मानसिक रूप से भयभीत भी हो उठे। उन्हें भय हुआ कि उनकी कलई खुल न जाए। कृष्ण चैतन्य की पत्नी गायत्री अपने पति के व्यवहार एवं कपटी आचरण से विरक्त होकर अपने भाई के पास चली गई है। कृष्ण चैतन्य अपने सभी सहयोगियों की कमी व दुर्बलताओं को जानता था। देखिए, अब आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रथम अंक में क्या था। प्रथम अंक में कुहासा और किरण के प्रथम अंक नाटक में किसका वार्तालाप है, किसके बारे में बताया गया है, क्या कहा गया है। कृष्ण चैतन्य प्रथम अंक में कृष्ण चैतन्य का जो चरित्र चित्रण वो किस प्रकार है, उससे मिलने कौन आया, वो किसके यहाँ रह रहा था, उसको कितनी पेंशन देनी होती है, किस युद्ध के बारे में बताया गया है। तो ये आपको प्रथम अंक यानी प्रथम सर्ग में पता होना चाहिए। द्वितीय अंक, इस अंक की घटना विपिन बिहारी के संपादकीय कार्यालय से संबंधित है, जहां विपिन बिहारी युवक अमूल को अपने काम तक सीमित रहने का निर्देश देते हैं। अमूल विपिन बिहारी को बतलाता है कि उसके पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मुल्तान षड्यंत्र केस के 5 अभियुक्तों में उनका भी नाम था। कृष्णदेव नामक विश्वासघाती मुखबिर की काली करतूत के कारण मालती के पति तथा दल के नेता डॉक्टर चंद्रशेखर तथा उसके पिता को जेल की सज़ा भुगतनी पड़ी थी। कृष्ण चैतन्य की सेक्रेटरी सुनंदा विपिन बिहारी के पास आकर कृष्ण चैतन्य की सच्ची कहानी प्रकाशित कराना चाहती है कि वास्तव में मुखबिर कृष्णदेव ही आज छद्मवेश में कृष्ण चैतन्य बने हुए हैं, किंतु विपिन बिहारी इस सत्य कहानी को प्रकाशित करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। प्रभा भी आकर देश में फैले मुखौटाधारी भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने का सुझाव देती है, परंतु विपिन बिहारी भी कृष्ण चैतन्य के विरुद्ध कुछ भी लिखने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर देते हैं। युवक अमूल सभी के रहस्य को खोल देता है। विपिन बिहारी सभी को समझाने का असफल प्रयास करते हैं, किंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर 50 रिम कागज उमेश चंद्र अग्रवाल के हाथ चोरी से बेचने के अपराध में पुलिस इंस्पेक्टर आकर अमूल को गिरफ्तार कर लेता है, जिसके पीछे कृष्ण चैतन्य की साजिश है। प्रभा और सुनंदा कृष्ण चैतन्य की धूर्तता से क्षुब्ध और क्रोधित होती हैं। अमूल को इतनी यातना दी जाती है कि वह आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। सुनंदा इसकी सूचना कृष्ण चैतन्य की पत्नी गायत्री को देती है, जो अमूल को देखने के लिए अस्पताल जाती हैं और आते समय कार ट्रक दुर्घटना के बहाने आत्महत्या कर लेती हैं। कृष्ण चैतन्य, उमेश चंद्र तथा विपिन में गुप्त वार्ता होती है। विपिन बिहारी अब आगे इस प्रकार से भ्रष्ट आचरण से मुक्त चाहने का संकेत देता है, किंतु कृष्ण चैतन्य मरेंगे हम तीनों, डूबेंगे हम तीनों कहकर बात को टाल देता है। इस बीच उसे पत्नी की दुर्घटना का समाचार मिलता है और तीनों देखने के लिए वहां से अस्पताल के लिए चल पड़ते हैं। आम आदमी के इस व्यंग के साथ ही आखिर इन्हें भी भगवान की याद आई। दर्द का पता लगा क्या होता है काश, और दूसरे अंक की समाप्ति होती है। ये था दूसरा अंक, यानी टोटल इसमें 3 अंक हैं। आइए देखते हैं तीसरा अंक। कृष्ण चैतन्य पत्नी की मृत्यु के पश्चात अपने निवास स्थान पर गायत्री देवी के चित्र के समीप स्तब्ध भाव से बैठे चिंता मग्न हैं। वे गायत्री के बलिदान की महानता और अपने
और अपनी नीचता को अनुभव करते हैं। एक पत्र को जिसे उसने मृत्यु से पहले लिखा था प्रस्तुत करते हैं। सुनंदा उसकी सूचना पुलिस को देकर जीवित व्यक्तियों के मुखौटे उतारना चाहती है। CRD के सुपरिटेंडेंट टमटा का अमूल के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु आगमन होता है। प्रभा अमूल को निर्दोषित कराना चाहती है। विपिन बिहारी अपने पत्रों के स्वामित्व परिवर्तन की सूचना देकर टमटा के साथ अपनी उदारता प्रदर्शित करते हैं, किंतु अचानक कृष्ण चैतन्य टमटा के समक्ष सभी रहस्यों को खोल देते हैं और स्पष्ट कर देते हैं कि मुल्तान षड्यंत्र केस का मुखबिर कृष्णदेव मैं ही हूँ। वे उमेश और विपिन को भ्रष्टाचार तथा अमूल को झूठे अभियोग में फंसाने के कुचक्र को भी टमटा के आगे स्पष्ट कर देते हैं। टमटा साहब सभी को अपने साथ चलने को कहते हैं। कृष्ण चैतन्य अपना सर्वस्व मालती को सौंप पत्नी गायत्री देवी को प्रणाम कर टमटा के साथ चल देते हैं। आम आदमी स्टेज पर आकर कृष्ण चैतन्य को कृष्ण मंदिर जेल में भिजवाने की सूचना देता है। विपिन बिहारी और उमेशचंद का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। अमूल छूट जाता है और मुखौटाधारियों को बेनकाब करने के लिए जनता को संकेत देता है। यह चोर दरवाजे तोड़कर मगरमच्छों को देखने का निश्चय करता है। तभी आम आदमी द्वारा सूचना मिलती है कि विपिन और उमेश दोनों पुलिस की गिरफ्तारी में आ गए हैं। अमूल के इस निंदात्मक वाक्य के साथ ही बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता नाटक का अंत होता है। इसके एक दो प्रश्न देख लेते हैं कैसे बनते हैं। जैसे अगर कह दिया कि कुहासा और किरण नाटक का कथासार अपने शब्दों में लिखे, तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। प्रश्न अगर मान इसी तरह बनेंगे, कुहासा और किरण नाटक के प्रमुख पात्र नायक अमूल का चरित्र चित्रण कीजिए, तो ये भी आपको करना है। मतलब चरित्र चित्रण पूछ लिया तो भी आपको चरित्र चित्रण करना है। कुहासा किरण नाटक में सामाजिक समस्याओं इत्यादि घटनाओं का सुंदर सामंजस्य स्पष्ट कीजिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। इसी तरह है, तो इस तरह आप प्रश्न बना लीजिए।